हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के कुछ और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके पहले भी मैंने आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन समझाए हैं सेम चैप्टर के। आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, और वो है हमारा 2.4। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन whose pH is 10। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले वो समझ लो। अब अभी हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हम बात कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारे पास में। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसकी रिएक्शन कैसे होगी, मैं यहाँ लिखकर आपको बताती हूँ कि उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, H+ जो आयन्स है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो जो है इसमें H2 में कन्वर्ट होंगे। ये हो गई हमारी प्रॉपर तरीके से रिएक्शन। अब देखो, अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाती हूँ तो मुझे अगर सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मैं जो है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगी, जिसमें ये जो कन्वर्जन जो हो रहा है वो कन्वर्जन में यहाँ पर लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रोड कपल लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा E0। और फिर ये किसकी बात कर रही है, H+ और 1/2 H2 की। यहाँ पर भी H+ होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ H2 लिखा है ये H+ होना चाहिए, तो ये H+ हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है फॉर्मूला में, हम यहाँ लिखते हैं 0.0591 अपॉन n, और ये हो जाएगा log ऑफ 1/H+। जब हम नर्स्ट इक्वेशन सीखते हैं तब हम सबसे पहले यही इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ये नर्स्ट इक्वेशन है, और उसके बाद में हम उसके एप्लीकेशंस में देखते हैं कुछ और फॉर्मूलाज जो हम ऑफन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 1/H+ हो गया। अब देखो, अब हमें क्या बोला गया है, हमसे ये बोला गया है कि भाई पीएच कितना है, पीएच कितना है, इसका 10 है। अगर पीएच 10 है मतलब होता है कि log 1/H+, इसका जो आंसर रहेगा है ना, इसका आंसर जो रहेगा वो मैं आंसर इसका 10 ले सकती हूँ, क्योंकि इसका पीएच जो है वो 10 है। अब देखो यहाँ पे E0 की भी वैल्यू दी गई है ना, E0 अपॉन यहाँ पे कितना है 1/2 H2। अब देखो E0 की वैल्यू यहाँ पर जो है ये 0 आ जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब चलिए इसमें सभी वैल्यूज रख लेते हैं और फिर हमारा आंसर निकाल लेते हैं हम। ठीक, तो ये हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा, इसका हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे H+ अपॉन ये क्या रहेगा H2, इसको रेडॉक्स कपल भी कहते हैं। इसका आंसर अभी हमने देखा कि यहाँ 0 लेना है, माइनस यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा 0.0591 अपॉन, अब n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है यहाँ पर, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख लेती हूँ, और log 1/H+ की जगह आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पर 10। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमारा आंसर आता है -0.591 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, या फिर हम इसको हॉट्स में भी ले सकते हैं, मतलब ये हाई ऑर्डर थिंकिंग का लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 0 आती है, और साथ में ही log 1/H+ की वैल्यू जो है वो 10 होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, और वो है हमारा 2.5। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले इरेज कर लेती हूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये कोई भी हॉट्स है नहीं। हॉट्स मतलब होता है कि जहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो क्या समझने वाले हैं कि 2.4 क्वेश्चन में अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा 2.5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, मतलब हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। फॉर्मूला जो है हमारा वो होगा ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा E0 सेल माइनस, ये हुआ हमारा E0 सेल माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 0.0591। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम यहाँ पे 0.0591 लेने से अच्छा है कैलकुलेशन करते समय क्या हम इसको 0.06 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो बेटा, उससे भी आंसर आपका
करेक्ट ही आएगा। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 0.06 लेके कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, अब देखो यहाँ पर मैं अगर ये देखूं तो ये Ni कन्वर्ट हो रहा है Na2+ में, ठीक है, और ये जो Ag2+ है ये कन्वर्ट हो रहा है Ag में। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखती हूँ, क्योंकि रिएक्शन तो मुझे लिखनी पड़ेगी तभी जाके हम इसका क्या कर सकते हैं, N की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, Ni जो है कन्वर्ट हो रहा है ये Na2+ में, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। साथ में भी जो है Ag+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और कन्वर्ट होगा 2Ag में, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होगी और यहाँ पर भी हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं इन्वॉल्व, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि Ni जो है ये एक्ट हो रहा है एज अ एनोड, और इसीलिए मैं इसको लिखती हूँ ऊपर, क्योंकि ये एज अ एनोड रिएक्ट हो रहा है, और जो Ag जो है वो हो रहा है एज अ कैथोड। अब आप इसको लिखते समय ध्यान से देखिए, Ni के यहाँ पर फ्रंट में कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब 1 है तो हमने 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बट Ag+ में 2 वैल्यू लिखिए, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। E0 की वैल्यू देखो यहाँ पर दी गई है, मतलब 1.05 है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0.0591 अपॉन N की वैल्यू कितनी है, देखो अभी हमने कैलकुलेट करी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2, ये हो गया है लॉग, और Ni, अब देखो कंसंट्रेशन कितना दिया है Ni का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये है 0.160, ये देखो यहाँ से मैंने लिया इनका कंसंट्रेशन, अपॉन Ag का भी कंसंट्रेशन दिया है और ये है 0.002 की पावर 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ और ये लॉग भी यहाँ पर दिया है, तो लॉग की भी वैल्यू हम आपको बताएंगे। 1.05 हुआ और यहाँ पर 0.0591 अपॉन 2 है। अब देखो लॉग, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो फिर देखो, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 4 × 10⁴। आप ध्यान से सॉल्व करो बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर ऐसा क्यों आया है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 में आता है, और 4 से और 16 को जब आप डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा, और पावर का आप अच्छे से कर लो। इसके बाद में अब देखो, अब मुझे और फर्दर इसको सॉल्व करना है, तो 1.05 और मैं इसको जो है यहाँ पे माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब देखो इस log 4 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, और यहाँ पर जब मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, ये log को जब मैं सॉल्व करूंगी तब मेरी यहाँ पे वैल्यू जो आएगी होगी 4.6021। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझाना चाहूंगी, वो ये है कि log 4 इंटू 10⁴, तो मैं हम इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, log 4 प्लस 4 log 10, है ना, जो पावर रहती है वो हम यहाँ लेते हैं। log 4 का जो आंसर होता है वो होता है 0.6021 प्लस इसका आंसर 4 होता है, log 10 की वैल्यू 1 है, और दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 4.6021, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, हम आगे इसको फिर से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आपको ये पता चलेगा 1.05 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.14, और फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.91 वोल्ट। ये कितना आया आंसर इसका, 0.91 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली 3 मार्क्स के लिए आते हैं, और जब आप इसको बोर्ड में सॉल्व करते हो तो बेटा आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने फॉर्मूला करेक्ट लिखा तो आपको 1 मार्क मिलेगा, उसके बाद में आपने वैल्यूज पुट करेक्ट करी तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और फाइनली जब आप आंसर लिखते हो विथ 1 यूनिट तब आपको इसको 1 मार्क मिल सकता है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है 2.6। अब देखो इसमें क्या कहा है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला गया है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, है ना, फॉलोइंग रिएक्शन occurs, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। मतलब हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी भी कैलकुलेट करना है और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है, दोनों चीजें इसमें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तब तक मैं ये भी इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब देखो जब भी किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट में पूछा जाता है, मतलब वो क्वेश्चन में मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो भी 2 पार्ट में होंगे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ गिवन वैल्यूज भी दी गई है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में जिस तरीके से हमें रिएक्शन दी है उस रिएक्शन के बेसिस पे आप देख सकते हो कि Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में। मतलब जो है ये Fe3+ आयंस जो है ये कन्वर्ट हो रहे हैं Fe2+ में। जब आप देखोगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वैसे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, बस सबको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिया है। ठीक, उसके बाद में हम I की बात करते हैं तो ये जो 2I नेगेटिव जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं I2 में, और ये इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिख लिया है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे N की वैल्यू जो आई है वो 2I है, जो हमारे नर्स्ट इक्वेशन में हमें यूज करना है और साथ में गिब्स फ्री एनर्जी में भी हमें यूज करना है। अब गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये हम इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल। ठीक है, ये लिखते हैं, माइनस लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एन की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी हमने 2 इंटू एफ क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं 96500 इंटू अब ई नॉट सेल की देखो यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है हमें, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0.236 जूल। ठीक है, इसका गिब्स फ्री एनर्जी का जो है हमने यहाँ पे यूनिट मेंशन कर लिया है जूल, और यहाँ पर आ जाएगा मोल इनवर्स। जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो बेटा कभी भी माइनस के आंसर लिखना यहाँ पर नहीं भूलना है। आंसर जो आएगा वो होगा हमारा -4554 जूल मोल इनवर्स। अब देखो मल्टीप्लीकेशन करना तो आपको सीखना पड़ेगा, या फिर आप किलो जूल में भी इसका आंसर लिख सकते हो, 45.55 भी लिख सकते हो, या फिर वो हम कह सकते हैं किलो जूल पर मोल। ये हो गया इसका आंसर डेल्टा जी नॉट का, जो हमें यहाँ पर पूछा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप इसको नोट डाउन करके रखिए, फिर हम कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ और हम आगे का सॉल्व करते हैं। आगे हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, है ना, सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका, और फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, देखो फॉर्मूला जो है जनरली हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। log KC जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। अब अगर मुझे log KC की वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ पर माइनस ले लेती हूँ, माइनस log KC इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 इंटू 2.303 RT। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डेल्टा जी नॉट की अभी हमने कैलकुलेट करी थी, वैल्यू कितनी आई थी, -45.55 किलो जूल। तो अब यूनिट में यहाँ नहीं मेंशन कर रही हूँ, अपन डायरेक्टली फाइनल यूनिट लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2.303, R कितना है, R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 8.314 लेते हैं इंटू यहाँ पे लेंगे हम 10⁻⁻3, मैंने किलो जूल में किया है इसलिए लिया, और टेम्परेचर जो है वो रहेगा 298 केल्विन। और फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं -log KC इज इक्वल टू -7.983। ठीक, तो फिर अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, हम KC की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ यहाँ पे 7.983। एग्जाम में आपको एंटी लॉग दिया जाएगा, और फाइनली आप इसका आंसर लिख सकते हो 9.616 इंटू 10⁻⁷। अब देखिए लॉग और एंटी लॉग हमेशा से क्वेश्चन में दिया रहता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है, आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगी। और इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।